आज की क्लास जो अपना पहले टॉपिक चल रहा था असेसमेंट के बारे में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पेपर सेकंड का अपना जो टॉपिक था मीनिंग ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, उसके बारे में कंटिन्यू स्टडी करेंगे। सिलेबस के बारे में आपको पिछले लेक्चर में डिस्कशन करके बता दिया था कि फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट को हिंदी के अंदर आंकलन कहते हैं और आंकलन की प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान को परखने के लिए आंकलन किया जाता है। कि आंकलन जो होता है उसके अंदर स्टूडेंट ने क्या नॉलेज गेन की है, जितनी उन्होंने अर्जित ज्ञान प्राप्त किया उसको परखने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हमेशा आंकलन किया जाता है। कक्षा की अध्यापन प्रक्रिया में छात्रों के हमेशा तीन पक्ष होते हैं। एक होता है ज्ञानात्मक, एक होता है भावात्मक और एक होता है मनोशारीरिक पक्ष, ठीक है, कॉग्निटिव, और सेकंड अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर। ये तीनों पक्ष होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट था इसी के अंदर कि आंकलन के द्वारा जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसको हमेशा मापा जा सकता है, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। जो आंकलन होता है एक कंटिन्यू प्रोसीजर होता है और इसके द्वारा परिणामात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही प्रकार की सूचनाएं हैं वो प्राप्त की जा सकती है। आंकलन का अर्थ क्या होता है? इसके द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती है। इसमें छात्रों का बिना अंक तथा ग्रेडिंग के मूल्यांकन किया जाता है। कि आंकलन के अंदर कभी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की स्कोरिंग है वो मैथमेटिक्स वे में नहीं दी जाती है कि बच्चे ने 10 में से कितने नंबर गेन किए, 100 में से कितने गेन किए। ना ही किसी प्रकार की उसकी ग्रेडिंग होती है ABCDE, ठीक है। तो आंकलन के अंदर कभी भी बच्चों को अंक और ग्रेडिंग के द्वारा उसका एवोल्यूशन मूल्यांकन नहीं किया जाता है। आंकलन को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी माना जाता है कि बच्चे को कुछ सिखाना है। जो लर्निंग का प्रोसेस होता है उसका एक पार्ट्स होता है, वो हमेशा आंकलन असेसमेंट माना जाता है। इससे अभिप्राय सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने से, कि बच्चे ने जितना सीखा है उसका आंकलन किया, उसका असेसमेंट किया और उसके बाद में बच्चे की नॉलेज के अंदर सुधार करना है, तो उसी को इससे अभिप्राय आंकलन से होता है कि बच्चे के सीखने सिखाने नॉलेज जो उसने लिया है उसमें हमें यदि कुछ चेंजिंग करना है, बदलाव करना है, सुधार करना है, किस आधार पे करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसी के आधार पे आंकलन के द्वारा ही हमें इन चीजों की नॉलेज हो जाती है। अगर शिक्षा या सीखने सिखाने को जीवन भर जारी रखना है तो ये सुधार हमेशा आवश्यक होते हैं। यदि हमें एजुकेशन को अच्छा बनाना है, चेंजिंग करने हैं, बदलाव करने हैं, उसके अंदर कुछ सुधार करने हैं, तो हमें आंकलन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यह अध्यापक को विद्यार्थियों को समझ पाने में भी मदद करता है। कि एक टीचर यदि स्टूडेंट को समझना चाहता है कि स्टूडेंट स्टडी कितनी कर रहा है, कैसे कर रहा है या नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण क्या है, क्यों नहीं बच्चा स्टडी कर रहा है, तो इन चीजों को यदि हमें समझना है तो हमें आंकलन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इससे शिक्षण के तरीके आदि में भी बदलाव किया जा सकता है और उन बदलाव करने का मौका है। कि हमें टीचिंग के मेथड को भी चेंज करना है। कि बच्चे को स्टडी करवा रहे हैं उसके अंदर आंकलन के अंदर, असेसमेंट के अंदर एक टीचर अपना असेसमेंट भी कर लेता है, अपना आंकलन भी कर लेता है, स्टूडेंट का भी कर लेता है। यदि टीचर ने अच्छा पढ़ाया है तो बच्चे ने अच्छा क्यों नहीं सीखा है। यदि बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो क्या उसके पीछे रीजन है, वो टीचर का टीचिंग मेथड तो नहीं है। कि उसका टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है तो बच्चा उस चीज को नहीं सीख पाता है। इसलिए एक शिक्षण के तरीकों के अंदर बदलाव करना है तो एक टीचर को असेसमेंट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आंकलन का अभिप्राय सिर्फ विद्यार्थियों के आंकलन से नहीं होता है। कि आंकलन में सिर्फ स्टूडेंट का असेसमेंट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों का आंकलन कर रहे होते हैं तो दरअसल अध्यापक का भी स्वयं का आंकलन है वो असेसमेंट के द्वारा होता है। कि मैंने बच्चों को अच्छा सिखाया है तो मैंने कैसे सिखाया है, बच्चे को मैं अच्छा नहीं सिखा पाया हूँ तो क्यों नहीं सिखा पाया हूँ, मेरे टीचिंग मेथड के अंदर कहाँ पर कमी है, मेरे को किन चीजों को सुधार करना चाहिए, मेरे को कॉन्फिडेंस उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को सब्जेक्ट नॉलेज है वो ज्यादा क्यों नहीं है। इन चीजों को यदि
टीचर सीख लेता है, टीचर जान लेता है, तो वो एक अच्छे अध्यापक बन जाता है और खुद का एवोल्यूशन असेसमेंट करना भी आसानी से सीख जाता है। आकलन की 2 डेफिनेशन दे रखी है हुबा और फ्रीड के अनुसार कि आकलन होता क्या है। आकलन सूचना संग्रह की इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करना तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है। कि आकलन के द्वारा हम बच्चे की जो नॉलेज ली है, बच्चे ने जो परसेंटेज गेन की है, बच्चे ने कितना सीखा है, उन चीजों का इंफॉर्मेशन की कलेक्शन करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि बच्चा है ये कितना सीखा है, कितना उसने गेन किया है। तो आकलन होता है सूचना संग्रह किया जाता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किया जाता है और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, सोचा जाता है। उसी के प्रोसेस को कहते हैं आकलन, जिन्हें हम विभिन्न माध्यम अनेक प्रकार के मीडियम है उनसे प्राप्त करते हैं। मीडियम कह सकते हैं कि बच्चों को हम टेस्टिंग के द्वारा बच्चों का लिखित परीक्षण ले सकते हैं, उसके बाद में वर्बली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चों का इंटरव्यू भी ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो अनेक ऐसे मीडियम है जिनसे हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, अपनी शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र के अधिगम में वृद्धि हो जाती है। यदि हम इन चीजों को करते हैं कि बच्चे ने क्या जाना, क्या समझा, उसके शैक्षिक अनुभव है, उनसे उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया, तो यहाँ पर छात्र की जो लर्निंग होती है वो हमेशा ज्यादा होती चली जाती है, वो बच्चा ज्यादा सीखता चला जाता है, इंटेलिजेंट होता चला जाएगा। उसके बाद में इरविन ने डेफिनेशन दी थी कि अधिगम छात्रों के जो आकलन, ये यहाँ पर गलत लिख रखा है, आकलन छात्रों के अधिगम तथा विकास का व्यवस्थित आधार का अनुमान है। कि आकलन असेसमेंट के द्वारा छात्रों का जो लर्निंग हुई है, छात्रों की जो डेवलपमेंट हुई है, उसको व्यवस्थित आधार प्रदान करने का एक अनुमान होता है कि हम बच्चे को कैसे व्यवस्थित ढंग में कंटिन्यू प्रोसेस में कैसे सिखा सकते हैं। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, उसकी रचना करना, उसका संग्रह करना, उसकी व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्रों में विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया माना जाता है। कि इसके अंदर क्या होता है, एक तो ये व्यवस्थित होता है और इससे बच्चों की लर्निंग होती है और उसकी लर्निंग और जो उसका डेवलपमेंट है वो व्यवस्थित तरीके से एक टीचर कर सकते हैं। इसके अंदर कह सकते हैं कि हम स्टूडेंट का चयन करते हैं, उनकी रचना, उनके लिए डाटा का संग्रह करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, कारण क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या होगा, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं तथा जो भी हमने सूचनाएं प्राप्त की है उन सूचनाओं के आधार पर स्टूडेंट की डेवलपमेंट करना, चाहे एजुकेशनल डेवलपमेंट हो या अदर कोई उसकी डेवलपमेंट हो, और उसके लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को असेसमेंट कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल बता रखा है कि अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ाना सिखाना है तो उसके लिए यह जानना होगा कि उसको अक्षरों का ज्ञान है या नहीं। कि हम एक स्टूडेंट को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि बच्चे को अक्षरों की नॉलेज है या नहीं है। यदि उसको अक्षरों की नॉलेज है तो वहां पर हम स्टूडेंट को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। यदि अक्षरों की पहचान है तो उसकी गति के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है कि पढ़ाने की जो उसकी लर्निंग की स्पीड है वो कम है या ज्यादा है, स्पीड को बढ़ाना है तो किस प्रकार से बढ़ाना है। ये सब कुछ असेसमेंट के द्वारा ही संभव हो पाता है। अतः इस तरह आकलन के द्वारा उस विद्यार्थी को जानकर उसकी शिक्षा में सुधार करने की योजना है वो बनाई जा सकती है। कि स्टूडेंट है, अक्षरों का ज्ञान है, स्पीड कम है, अक्षरों की इन चीजों की नॉलेज है या नहीं है, तो उसकी शिक्षा के अंदर हमें सुधार करना है तो हमें आकलन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी हम उसकी शिक्षा के अंदर सुधार की एक प्रॉपर प्लानिंग बना सकते हैं कि क्या चेंजिंग है अपने इसके अंदर की जा सकती है। आकलन के द्वारा छात्रों में काफी बदलाव भी आते हैं। कि एक टीचर जब स्टूडेंट का असेसमेंट करता है तो स्टूडेंट में कई प्रकार के चेंजेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। कि टेस्ट लेते हैं तब भी कह सकते हैं कि
जैसे कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने टेस्ट दिए थे तो घर से स्टडी करके जाते थे, तो वहां पर एक ऐसा होता था मन की मेरे जो स्कोरिंग है वो एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा आए। हर स्टूडेंट चाहता है कि एग्जामिनेशन में मेरी स्कोरिंग ज्यादा हो, तो वहां पर हमारा एक स्टडी के प्रति लगाव है वो बढ़ने लग जाते हैं। यदि टेस्टिंग वगैरह ना हो, आंकलन ना हो, तो कह सकते हैं स्टूडेंट कभी भी इन चीजों के बदलाव का प्रयास नहीं करता है, ना ही स्टडी के ऊपर उत्साहित होता है, ना ही उसको स्टडी के लिए रुचि होती है। तो यहाँ पर आंकलन के द्वारा बच्चे के अंदर स्टडी के प्रति रुचि है वो आसानी से जागृत की जा सकती है। आंकलन के द्वारा ये बदलाव उसके कार्यों के रूप में देखे जा सकते हैं। क्या जब आंकलन होता है तो धीरे धीरे उसके कार्यों के रूप में है उसके बदलाव दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। आंकलन के कार्यों को किस प्रकार से समझा जा सकता है कि आंकलन की जो वर्किंग है वो कौन कौन सी होती है। छात्रों की जरूरतों को पहचानना, कि एक आंकलन के द्वारा, असेसमेंट के द्वारा एक टीचर है वो स्टूडेंट की जरूरतों को पहचान सकता है। स्टूडेंट्स की नीड की जानकारी है टीचर को हो जाती है कि बच्चे की क्या क्या नीड है, उसकी इंटरेस्ट किस चीज में है, उसका रुचि किस चीज में है, अरुचि किस चीज में है, किस चीज को वो नहीं करना चाहता, किस चीज को करना चाहता है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, कौन से टॉपिक के अंदर उसका इंटरेस्ट ज्यादा है। इन चीजों की पहचान करना है। तो छात्रों की जरूरतों को यदि हम पहचानना चाहते हैं तो हमें बच्चों की असेसमेंट करनी होगी, उनका आंकलन करना होगा। दूसरा, गणित को सीख पाने तथा उसमें आने वाले परिवर्तनों का बोध छात्रों को कराना, कि गणित को जब टीचर मैथमेटिक्स सिखा रहा है तो उसके द्वारा उसमें कौन कौन से परिवर्तन आएंगे, एक विद्यार्थी में गणित के द्वारा क्या परिवर्तन आ सकते हैं, इन चीजों का बोध करवाना छात्रों को जरूरी होता है, तभी वो मैथ को सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। छात्रों को विज्ञान की प्रगति के प्रमाण तय करना, कि विज्ञान का साइंस के अंदर यदि प्रोग्रेस होगा, साइंस की प्रगति होगी, साइंस की डेवलपमेंट होगी, तो क्या क्या बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है छात्रों को विकास के लिए प्रोत्साहित करना और प्रत्येक छात्र को सीखने का मौका है वो देना चाहिए, कि हर स्टूडेंट का असेसमेंट करने के बाद में स्टूडेंट की डेवलपमेंट करने के लिए एक टीचर को प्रयास करना चाहिए और छात्र को भी सीखने का मौका देना चाहिए। यदि एक टीचर छात्र को सीखने का मौका नहीं देता है तो वहां पर अच्छी असेसमेंट नहीं मानी जाती है। स्टूडेंट के लिए कह सकते हैं जब कोई चीज सीखने का टाइम दिया जाए कि हाँ आप इतने टाइम में ये चीज सीख लीजिए, और उसको सिखाने का भी टीचर के द्वारा प्रयास किया जाए कि कैसे तुमको सीखना है, स्टेप वाइज स्टेप कैसे सीखा जाएगा, तभी स्टूडेंट है उसको कह सकते हैं रुचि उत्पन्न होगी कि हाँ टीचर प्रयास कर रहे हैं, मेरे प्रति ध्यान दे रहा है, मेरे को कैसे सीखना है, स्टेप टू स्टेप मेरे को गाइडलाइन दे रहा है। यदि गाइडलाइन टीचर ना दे और बच्चे को कहे कि आप ये चीजें अपने आप कीजिए, तो स्टूडेंट सीखने का प्रयास है वो कम करता है। यदि स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाए तो टीचर है जो स्टूडेंट है वो टीचर की बात को मानता है और सीखने का प्रयास है वो निरंतर जारी रखता है। छात्रों को सुधार के मौके देने चाहिए कि अपने अंदर चेंजिंग है, कोई उनके पास कह सकते हैं नहीं सीख रहे हैं, क्यों नहीं सीख रहे हैं, तो उनको सुधार का एक मौका देना जरूरी है। बिना मौके के कह सकते हैं बच्चों के अंदर सुधार देखने को नहीं मिलता है। कक्षा में चल रही शिक्षण की प्रक्रिया को बेहतर भी बनाना है। एक टीचर क्लास के शिक्षण को अच्छा बनाना चाहता है तो उसको असेसमेंट करना चाहिए, और असेसमेंट छात्रों के साथ साथ खुद का असेसमेंट है वो भी करना चाहिए कि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, कितने अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ, मेरे को क्या बदलाव करने चाहिए, मेथड कौन से चेंज करनी चाहिए, टॉपिक कौन सा अच्छा है, किस तरह से मैं बच्चों को अच्छे तरीके से कम समय में बेटर एजुकेशन दे सकता हूँ। तो उसका टीचर को भी उस प्रक्रिया को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों को स्व आंकलन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्व आंकलन की सेल्फ असेसमेंट के लिए बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि आपको मैंने ये काम दिया है, आप अपने आधार पर अपना आंकलन कीजिए कि आपकी स्कोरिंग कितनी अच्छी है, कितना आपने सही लिखा है, कितना सही याद किया है, क्या गलत है। ये सारी चीजें सब आंकलन के अंदर आती है कि खुद का असेसमेंट करना कि मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने कितना स्टडी कर लिया, कितना रहता है। सब आंकलन जब बच्चा करना स्टार्ट कर देता है तो कह सकते हैं उसको अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्टडी मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो छात्रों को हमेशा स्व आंकलन के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए हमेशा टीचर के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि बच्चों का टेस्ट ले लिया, टेस्ट लेने के बाद में बच्चों को अपना टेस्ट खुद का चेक करने के लिए देना,
ठीक है, जब बच्चा खुद अपने क्वेश्चनिंग को चेक करेगा तो उसको नॉलेज हो जाएगी, दोबारा से स्टडी करेगा, बुक में से देखेगा तो वहां पर उसकी नॉलेज है वो बढ़ती चली जाएगी। तो छात्रों को हमेशा सब आंकलन करने के लिए भी प्रोत्साहित टीचर के द्वारा करना चाहिए। इसमें प्रश्न बनाने के लिए भी उनको बोलना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे क्वेश्चनों को बनाया जाएगा, और उनको हल करने की क्षमता भी उनके अंदर पैदा करनी चाहिए कि स्टूडेंट है वो खुद का आंकलन करे। क्वेश्चन बनाने के लिए बोले कि ये आपका टॉपिक है, इस टॉपिक के आपको क्वेश्चन बनाने हैं, 5 या 7 क्वेश्चन बनाइए, और उन क्वेश्चनों को कैसे हल करोगे, उनका आंसर क्या होगा, ये आप खुद को ही बतानी। तो ये क्षमताएं हैं असेसमेंट के द्वारा पैदा की जा सकती है। असेसमेंट का प्रोसेस क्या होते हैं, आकलन की प्रक्रिया क्या होती है, कि इसके अंदर कि हमें एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी चाहिए। कोई भी काम यदि हम बिना योजना के करते हैं तो वो हमेशा अधूरा रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य बिना योजना या प्लानिंग के अधूरा ही रहता है। यदि प्लानिंग पहले कर ली जाती है किसी भी कार्य की तो वहां पर हमारा जो किया हुआ प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अर्थात जिस कार्य के लिए पूर्व निर्धारित योजना बना ली जाए उस कार्य में सफलता की संभावनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती है। आकलन एक जल्दी से या एक बार में होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। आकलन है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस माना जाता है कि हम जब बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तब से देखते हैं कि टीचर कोई ना कोई, या क्लास के अंदर जब भी हम एडमिशन लेते हैं, तीसरी क्लास के अंदर एडमिशन लिया तो एडमिशन लेने के बाद में लास्ट तक हमारा जब तक मूल्यांकन नहीं होता है तब तक हमारा आकलन होता रहता है, और ये कंटिन्यू प्रोसेस माना जाता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। तो आकलन एक जल्दी से या एक बार में होने वाली प्रक्रिया कभी नहीं होता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। अतः इसको सफलतापूर्वक करने हेतु योजनाओं की भी आवश्यकता होती है। एक टीचर को कह सकते हैं स्टार्टिंग से ही जब क्लास स्टार्ट करे, सेशन का स्टार्ट करे, तभी से एक निश्चित प्लानिंग बना लेनी चाहिए कि मैं बच्चों को कब कब कौन सा टॉपिक करवाऊंगा, कैसे उनका असेसमेंट करूंगा, कैसे उनका ऑब्जर्वेशन करूंगा। ठीक है ना, यदि योजना बनाएगा तो बच्चों को अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे। किंतु आकलन के लिए योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने से पहले कि आकलन की हमने प्लानिंग बना ली, प्लानिंग बनाने के बाद में उस चीज को हम लागू करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो बच्चों की जानकारी हमने, जो छात्रों की जानकारी जो जुटाई है वो सही है या नहीं है। बच्चों के बारे में जानकारी जुटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब उनका आकलन किया जाता है। कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट कमजोर है, शिक्षण के अंदर पढ़ने में कमजोर है, तो हमें उसकी कमजोरियों का पता होना चाहिए कि ये क्यों कमजोर है, किस कारण से। यदि कारण हमारे पास नहीं है तो हम सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि कारण के आधार पर ही सुधार हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट कम पढ़ता है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसके पीछे रीजन कह सकते हैं कि बच्चा घर पे जाके वर्किंग अपने माँ बाप के साथ उनका कह सकते हैं वर्क करवाता है तो उसको टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चा गरीब होता है तब भी वो कह सकते हैं शिक्षण के प्रति उसके पास जो सामग्री होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, जो पेंसिल, रबड़, इरेजर, वो चीजें उसके पास है या नहीं है। यदि वो नहीं है तो भी स्टडी नहीं कर सकता। बच्चे को अनदर कह सकते हैं कि शिक्षण के प्रति रुचि है, वो गार्जियन उसको जागृत करते हैं नहीं करते हैं, बच्चे के गार्जियन है वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। तो उन सभी चीजों का कारण हमारे पास होना चाहिए, तभी हम बच्चे का जो असेसमेंट है वो आसानी से कर पा सकते हैं। बच्चे के सीखने के तरीकों को जानना आवश्यक हो जाता है कि बच्चा सीखेगा कैसे सीखेगा, उसके तरीके हैं एक टीचर को पता होने चाहिए, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा सकता है। टीचर को अपने टीचिंग मेथड को आसान बनाना है तो कह सकते हैं कि एक टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चा कैसे सीखेगा और कैसे सीखने के आधार पर उसका शिक्षण कार्य है वो और इजी हो जाएगा। यदि टीचर को ये नहीं पता कि बच्चे को कैसे सिखाना है और बच्चा कैसे सीखेगा तो वहां पर टीचिंग का जो टीचिंग मेथड है वो हमेशा डिफिकल्ट होता चला जाएगा। शिक्षक वर्ष भर कक्षा के सभी बच्चों का लगातार अवलोकन करें कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, पूरे साल भर बच्चों का जो ऑब्जर्वेशन है वो करना चाहिए और सुधारात्मक कार्य करने का प्रयास करते रहना चाहिए कि बच्चों के अंदर चेंज कैसे हो, बदलाव कैसे हो, इसका लगातार प्रयास करना चाहिए। आकलन की गतिविधियों की चर्चा करनी चाहिए तथा प्रश्न उत्तर के दौरान किया जा सकता है कि हमें आकलन की जो गतिविधियां होती है उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और साथ में क्वेश्चनिंग पूछना चाहिए इस टाइम
कि जैसे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो जब बच्चे का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो दूसरे टीचर से बच्चों के साथ में हमें क्वेश्चनिंग आंसर मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए कि आप स्टडी क्यों नहीं करके आए, आपका रीजन क्या था, क्या घर में माँ बाप ने टाइम नहीं दिया, घर पे जाने के बाद में क्या किया, आपको कितना पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, इस प्रकार की क्वेश्चनिंग है उससे करते रहनी चाहिए, जिसके लिए पहले से ही योजना बनाई जानी चाहिए। इन सभी चीजों की योजना है, प्लानिंग हमें पहले से ही बना लेनी चाहिए जब सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले, बच्चे को पढ़ाने से पहले। आंकलन की योजना के निम्न विधियों को अपनाया जा सकता है कि हम बच्चे का आंकलन करें तो हम कैसे कैसे किन किन मेथड्स के द्वारा बच्चे का असेसमेंट करना चाहिए। तो पहला इसके अंदर है कि पोर्टफोलियो, हमें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो होते हैं हम किसी कार्य के बारे में जब डाटा का कलेक्शन करते हैं ना तो उसका पोर्टफोलियो कहते हैं। अब बच्चे के बारे में हमें उसके शिक्षण के अंदर, उसकी लर्निंग के अंदर सुधार करना है तो हमें स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन गेन कर लेनी चाहिए। और पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है। ये कार्य निश्चित अवधि में किए गए कार्य होते हैं। इस संग्रह में विद्यार्थियों के नमूने ही होते हैं जो रोजमर्रा के कार्य भी हो सकते हैं, कि इसके अंदर सारी की सारी पोर्टफोलियो के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा होती है। और पोर्टफोलियो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर एक पहला होता है समय के अनुसार, दूसरा होता है स्वरूप के आधार पर। समय के आधार पर बात करें तो ये कह सकते हैं कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन पोर्टफोलियो होता है, और स्वरूप के आधार पर करें तो विशिष्ट और संकुचित कह सकते हैं या विशिष्ट कह सकते हैं। दो प्रकार के पोर्टफोलियो मेन होते हैं, एक होता है समय के आधार पर, दूसरा होता है स्वरूप के आधार पर। समय के बाद आधार पर करें तो कह सकते हैं अल्पकालीन, जिसके अंदर हम कुछ टाइम के लिए बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, एक सेशन का करते हैं, तो वो कह सकते हैं एक अल्पकालीन पोर्टफोलियो होता है, उसके अंदर 1 साल की इंफॉर्मेशन होती है। और दीर्घकालीन के अंदर कह सकते हैं कि बच्चे का पोर्टफोलियो है, क्लास फर्स्ट में उसने स्कूल के अंदर एडमिशन लिया और क्लास 10th में उसने स्कूल से ड्रॉप आउट किया, तो 10 साल का उसका पोर्टफोलियो है वो दीर्घकालीन पोर्टफोलियो होता है, जिसके अंदर बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद में कह सकते हैं स्वरूप के आधार पर दो प्रकार है, एक कहता है विस्तृत, एक होता है विशिष्ट। विस्तृत के अंदर कह सकते हैं कि बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन है वो इस पोर्टफोलियो के अंदर होती है। और विशिष्ट के अंदर किसी एक स्पेशल थिंग के बारे में, कि बच्चा गेम्स के अंदर कैसा है, बच्चा म्यूजिक के अंदर कैसा है, बच्चा स्टडी के अंदर कैसा है, वो कह सकते हैं एक स्पेशल पोर्टफोलियो होता है। तो दो प्रकार के पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो का मीनिंग होता है कि बच्चे की जो भी सूचनाएं हैं वो एक जगह संग्रहित करना और उसका रिकॉर्ड बनाना। उसके बाद में असेसमेंट, प्रदत्त कार्य हिंदी के अंदर कहा जाता है कि विद्यार्थियों को गृह कार्य के रूप में दिए गए कार्य को ही प्रदत्त कार्य कहते हैं, कि डेली रूटीन में जब हम बच्चे को गृह कार्य होमवर्क देते हैं तो वो उसका असेसमेंट वर्क ही माना जाता है। और यह कार्य थीम आधारित होता है, इसके अंदर कोई ना कोई थीम जुड़ी होती है, उस थीम के ऊपर बच्चे को लिखना होता है, उस टॉपिक के ऊपर बच्चे को बताना होता है, अर्थात जो भी टॉपिक छात्रों ने हल किया है उससे संबंधित कार्य हमेशा पोर्टफोलियो, इसका असेसमेंट वर्क कहलाते हैं। कि बच्चे को डेली रूटीन में जब टीचर घर पर कुछ कार्य करने को देते हैं तो उसी को हम असेसमेंट वर्क कहते हैं। और ये हमेशा एक कोई ना कोई स्पेशल थीम के ऊपर आधारित होगा, कोई एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर आधारित होगा, उसी को हमेशा हम असेसमेंट वर्क बोलते हैं। उसके बाद में योजनाएं, प्रोजेक्ट होनी चाहिए, कि योजनाओं के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है, कि बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देना चाहिए, उसी के आधार पर हम उनका जो मेजरमेंट है आसानी से कर सकते हैं, उनका आंकलन है वो भी आसानी से किया जाता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो योजनाओं में किसी भी कार्य को प्रैक्टिकल रूप में किया जा सकता है। जब बच्चा उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है किसी भी वर्किंग के लिए, तो वहां पर क्या करेगा, बच्चा खुद उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा, और जब खुद प्रोजेक्ट को पूरा करेगा तो वो प्रैक्टिकली रूप से करेगा। और जब प्रैक्टिकली रूप से हम किसी कार्य को करते हैं तो वहां पर उस कार्य को आसानी से इजी तरीके से सीख जाते हैं। उसके बाद में 4th पॉइंट है अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन, कि छात्रों को शिक्षा और उनकी सूचनाओं के बारे में जानकारी समय समय पर एकत्रित की जानी चाहिए, कि बच्चे का अवलोकन है वो भी करना चाहिए। एक टीचर को लगातार रूटीन में समय समय पर बच्चे की जानकारी है वो एकत्रित करनी चाहिए। यदि अवलोकन कार्य करेगा तो उसका कह सकते हैं शिक्षण कार्य आसान हो जाएगा और बच्चे को अच्छे से नॉलेज है वो दे पाएगा। उसके बाद में चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट में
कि चेकलिस्ट के द्वारा छात्रों के व्यवहार, लक्षण, गतिविधियां तथा विशेषताओं के बारे में जानकारी हो जाती है। कि चेकलिस्ट के द्वारा क्या करेंगे, एक टीचर है एक लिस्ट तैयार करते हैं इसके अंदर, और उस लिस्ट के आधार पर यदि हम बच्चे का बिहेवियर जानना चाहते हैं तो बिहेवियर से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। यदि हम बच्चे के किसी भी प्रकार के लक्षण जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की उसकी गतिविधियां या उसकी विशेषताओं के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमें एक प्रॉपरली चेक लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम चेकलिस्ट बना लेंगे या तब कह सकते हैं कि हम आसानी से बच्चे का असेसमेंट है वो कर पाएंगे। उसके बाद में रेटिंग स्केल बनाना जरूरी होता है। रेटिंग स्केल के अंदर हम बच्चे की गुणवत्ता के बारे में जांच करते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी क्वालिटी है और उन क्वालिटी की नॉलेज कैसे होगी। जैसे कि रेटिंग स्केल के अंदर क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा है कम ईमानदार है, कि बिल्कुल भी ईमानदार ना होना, कम ईमानदार होना, बहुत ज्यादा ईमानदार होना, सर्वश्रेष्ठ ईमानदार होना। तो वहां पर इस प्रकार की रेटिंग स्किल बना लेते हैं और बच्चे को स्कोरिंग देते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं इनके आधार पर। जैसे कि एक टीचर ने क्या किया कि 10 रुपए हैं कहीं पर रख दिए या अपनी जेब से गिरा दिए। अब बच्चा कौन सा ईमानदार है उसकी टेस्टिंग है वो टीचर आसानी से कर सकते हैं। कि बच्चे ने पैसे उठा के खुद की जेब में रखे, बच्चे ने पैसे उठा के टीचर को वापस दिए, तो वहां पर उसका क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है कि इसके अंदर कितने प्रकार की क्वालिटीज है, वो अच्छी है या नहीं, ईमानदार है या नहीं है, जो सच बोलता है या नहीं है, या कह सकते हैं किसी भी प्रकार की अन्य क्वालिटी है। वो जानना चाहते हैं कि समय का सदुपयोग करता है या नहीं करता है, टीचर का मान सम्मान करता है या नहीं करता है। तो उन चीज की क्वालिटी हम रेटिंग स्केल के आधार पर आसानी से जान सकते हैं और रेटिंग स्केल के आधार पर बच्चों के अंदर डिफरेंस है वो भी देख सकते हैं। उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए। सेल्फ असेसमेंट पहले भी बताया था कि बच्चा अपना खुद का आंकलन करे और अपने आप अपना आंकलन करे, उसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। सब आंकलन के अंतर्गत छात्र अपना खुद आंकलन कर पाते हैं। इस तरह उनको अपनी प्रगति का और वर्तमान कंडीशन का पता चल जाता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, जो करंट के अंदर मेरी सिचुएशन है, जो मेरी स्टैंडिंग है, मैं नॉलेज है कितनी है मेरे पास। तो उन चीजों के बारे में एक स्टूडेंट है, टीचर को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्टूडेंट अपने बारे में खुद जान लेते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट होती है। विद्यार्थियों के साक्षात्कार इंटरव्यू लेना चाहिए। इंटरव्यू लेगा तो कह सकते हैं टीचर स्टूडेंट से जवाब करेगा, सवाल जवाब करते हैं। अब स्टूडेंट उसका रिप्लाई भी करता है तो वहां पर एक टीचर को पता चल जाती है कि उसके अंदर समझ कितनी है, विचार कितनी। राइटिंग टेस्ट लेना कभी भी अच्छा नहीं माना जा सकता है। एक टीचर के द्वारा बच्चे का ओरल टेस्ट और राइटिंग टेस्ट दोनों लेने चाहिए। अब राइटिंग टेस्ट मान लो एक टीचर लेता है तो वहां पर कह सकते हैं कि बच्चा है वो चीटिंग भी कर सकते हैं, और चीटिंग के आधार पर क्या करेगा, अपने स्कोर को बेटर तो बना लेगा। जब बच्चे से इंटरव्यू लिया जाता है, वर्बली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चे जिसको आता है वही बता पाएगा। तो वहां पर कह सकते हैं कि इसके द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा बच्चे ने कितना सीखा है, कैसे उसके विचार है, इन चीजों की जानकारी है वो टीचर को आसानी से हो जाती है। मौखिक परीक्षण करना चाहिए। इंटरव्यू के अंदर कह सकते हैं कि आमने सामने बैठ के स्टूडेंट से सवाल जवाब किए जाते हैं। मौखिक परीक्षण कह सकते हैं इसके अंदर हम 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट को भी इकट्ठा बिठा के क्वेश्चन कर सकते हैं, परंतु इंटरव्यू के अंदर सिर्फ 1 by 1 होता है, एक टीचर होता है एक स्टूडेंट होता है। मौखिक परीक्षण के अंदर कह सकते हैं एक से ज्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों में मौखिक रूप से सवाल जवाब किए जाते हैं और यह परीक्षा समय बचाने और छात्रों की समझ जानने के लिए की जाने वाली होती है। कि इसके द्वारा हम समय को भी बचा सकते हैं मौखिक परीक्षा के द्वारा, क्योंकि एक साथ 4 स्टूडेंट को बिठाया, उनसे चारों से एक साथ क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहां पर समय की बचत हो जाती है और बच्चों की समझ जानने की भी कोशिश है वो हम आसानी से कर सकते हैं। लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा के माध्यम से छात्रों की समझ और ज्ञान को जानने का प्रयास किया जाता है, परंतु अकेला लिखित परीक्षण कभी भी असेसमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। एक टीचर को असेसमेंट है वो लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा और इंटरव्यू तीनों के आधार पर करनी चाहिए, तभी कह सकते हैं एक टीचर है वो स्टूडेंट के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज ले पाएगा। आकलन के तरीके क्या है, सभी छात्रों को समान रूप से समझ प्राप्त नहीं होती है। एक टीचर सभी स्टूडेंट को इक्वली एक जैसा नहीं समझा पाता है। कुछ छात्र बहुत ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं और कुछ छात्र है वो हर चीज को बहुत ज्यादा टाइम लेके सीखते हैं। अतः आकलन की प्रक्रिया छात्रों को ध्यान में रखकर ही बनाई जानी चाहिए। यदि ध्यान में रख के बनाएंगे आंकलन की परीक्षा, जो कह सकते हैं कि आंकलन हमें बच्चे का करना है, तो आंकलन का जो प्रोसेस है वो स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो टीचर स्टूडेंट
कि सभी स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन होती है, उनको नॉलेज है वो आसानी से दे सकते हैं। इसको बाल केंद्रित शब्दावली भी कहा जाता है। आंकलन को हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शब्दावली के नाम से भी जाना जाता है, उसी को आंकलन कहते हैं। कुछ समय पहले तक अध्यापक केंद्रित शब्दावली भी प्रचलन में थी, कि यहाँ पर आज के टाइम में हमें स्टूडेंट को, एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट्स के नीड को ध्यान में रखना होता है। परंतु कुछ टाइम पहले की बात करें तो वहां पर जो टीचर होता था वो सिर्फ अपनी नीड के आधार पर शिक्षण कार्य करवाता था, परंतु आज के टाइम में हमें स्टूडेंट की नीड के आधार पर ही उसको टीचिंग कार्य करवाना पड़ता है। किंतु अब दोनों में सामंजस्य बिठाकर पढ़ाया जाता है कि आज के टाइम में टीचर अपनी नीड से बच्चे को पढ़ाना कैसे है, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या अच्छा सिखा पाऊंगा, कैसे मैं खुद अच्छा सीख पाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ओनली स्टूडेंट्स की नीड को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, एक टीचर अपनी नीड को भी कुछ ना कुछ ध्यान में रखता है। और जब दोनों के अंदर हम तालमेल बिठा के एजुकेशन करवाते हैं तो अच्छे तरीके से बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं। ये बता रखा है कि अध्यापक केंद्रित कक्षा क्या होती है और बाल केंद्रित कक्षा क्या होती है। अध्यापक निर्देश देता है। अध्यापक केंद्रित का जो फर्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर अध्यापक निर्देश देता है और बच्चे उसका पालन करते हैं। अध्यापक केंद्रित जो कक्षा होती है, जो टीचर सेंटर्ड क्लास है, उसके अंदर एक टीचर है, वो क्या करेगा, अपने निर्देश देगा, बच्चों को सिर्फ पालन करना होता है। और बाल केंद्रित के अंदर अध्यापक का निर्देशन होता है, लेकिन बच्चों को सीखने के पूर्ण अवसर भी मिलते हैं। निर्देशन होता है, उसके अंदर निर्देश होता है, इसके अंदर निर्देशन गाइडलाइन होती है, उसके अंदर ऑर्डर होता है, इसके अंदर क्या होगा, गाइडलाइन होगी, और इसमें बच्चा सीखने का पूर्ण अवसर उसको दिया जाता है। सेकंड पॉइंट बता रखा है इसके अंदर कि अध्यापक बोर्ड का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाते हैं और कई बार पाठ भी पढ़ते हैं। अध्यापक क्या करेगा, बोर्ड का इस्तेमाल करेगा और बच्चों को पाठ पढ़ाएगा। यहाँ पर बच्चों द्वारा ज्ञान का निर्माण खुद ही किया जाता है और बच्चे हैं वो विद्यालय और विद्यालय के बाहर भी नॉलेज को ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि अध्यापक के पढ़ाते समय बच्चे ध्यान से सुनते हैं। जो बाल अध्यापक केंद्रित कक्षा होती है उसमें टीचर की बात को स्टूडेंट ध्यान से सुनते हैं पढ़ाते समय। इसमें अध्यापक द्वारा इस तरह से परिस्थितियां बना दी जाती है, इसके अंदर कंडीशन ही ऐसी क्रिएट कर दी जाती है जिसके द्वारा बच्चा खुद किसी चीज को समझने के लिए उत्साहित हो जाता है और उसको वो समझने का मौका दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है अध्यापक केंद्रित कक्षा का। बच्चे अध्यापक द्वारा बताई गई चीजों को याद कर लेते हैं और इसके अंतर्गत क्या होता है कि बाल केंद्रित कक्षा है, इसके अंदर अध्यापक बच्चों को ज्ञान देते हैं और उनका सहयोग करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। कक्षा को संभालने के लिए बच्चों का अनुशासित होना आवश्यक होता है। अध्यापक केंद्रित कक्षा के अंदर जो डिसिप्लिन है उसके रूल रेगुलेशन थोड़े से कठोर होते हैं, परंतु इसके अंदर बच्चों को कह सकते हैं सहयोग के साथ सिखाया जाता है। उसके बाद में समय सारणी को बदलना मुश्किल होता है, परंतु जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उसके अंदर समय सारणी बहुत लचीली होती है। जैसा स्टूडेंट जिस टाइम सीखना चाहता है उसी टाइम उसको वो चीजें सिखा दी जाती है। यहाँ पर बच्चों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट पहले से ही होता है कि इसके अंदर अध्यापक केंद्रित कक्षा के अंदर क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट पहले से डिसाइडेड होता है और इसके अंदर कह सकते हैं परिस्थितियां जैसी बनती जाती है वैसे स्टूडेंट को सीटिंग अरेंजमेंट उसकी बना दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है छात्रों की रुचि इसके अंदर कम होती है। अध्यापक केंद्रित कक्षा के अंदर जहां पर टीचर का कंट्रोल ज्यादा होता है उस कक्षा के अंदर स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो देखने को कम मिलते हैं। और जिस कक्षा के अंदर कह सकते हैं कि एज ए हेल्पर टीचर काम करता है, सहायता के या निर्देशक के रूप में काम करता है, गाइडलाइन करता है बच्चों को, वहां पर स्टूडेंट के इंटरेस्ट है वो हमेशा ज्यादा होता है। ये कह सकते हैं। इतना ही आंकलन का मीनिंग था। अब निष्कर्ष बता रखा है कि उद्धवलिखित के अनुसार आंकलन का प्रयोग करके बच्चों तथा छात्रों की शिक्षा की प्रगति को हम देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी ग्रोथ डेवलपमेंट कितनी किया और इस तरह से बच्चों की प्रगति के बारे में जानकर उनके लिए शिक्षण विधियों का निर्माण है वो टीचर आसानी से कर सकते हैं कि मेरे को अपने टीचिंग मेथड में क्या चेंज करना है, मैं किस मेथड को इस्तेमाल करूं जिससे